नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। भले ही अब तक उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान न हुआ हो, लेकिन यूपी के चुनावी अखाड़े का रोमांच अभी से T20 क्रिकेट मैच के आखिरी ओवर की तरह बढ़ता जा रहा है। नेताओं के दल बदलने के खेल में तेजी आ गई है। भारत में यूपी को जातिगत राजनीति की सबसे बड़ी प्रयोगशाला माना जाता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि इस प्रयोगशाला में हर बार दो जातियों के मिलन का नतीजा अंक गणित के हिसाब से ही हो। इतिहास गवाह रहा है कि चुनावी राजनीति में अंक गणित से ज्यादा रसायन शास्त्र कारगर साबित होता रहा है। फिलहाल यूपी के सियासी अखाड़े में खड़ी सभी बड़ी पार्टियां जातीय अंक गणित और रसायन शास्त्र के सहारे चुनावी वैतरणी पार करने के प्रयास में जुटी हैं। सूबे की राजनीति में सवर्ण में ब्राह्मण, ओबीसी में यादव और दलितों में जाटव का वर्चस्व रहा है। जाट वोटर भी पश्चिमी यूपी में अहम भूमिका निभाते आए हैं। यहाँ मुस्लिमों की आबादी भी करीब 20% है, यानी हर 5 वोट में 1 वोट मुस्लिम का है। किस जाति का वोट किसके पाले में जाएगा, कौन किसको वोट देगा, इसका दावा कोई नहीं कर सकता। लेकिन आज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि यूपी के ब्राह्मणों का आशीर्वाद किससे मिलेगा। क्या यादव वोट पहले की तरह आज भी एकजुट है? क्या दलित वोट पूरी तरह से मायावती के साथ खड़ा है या इसमें भी सेंधमारी हो चुकी है? पश्चिमी यूपी में जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की दोस्ती से किसे फायदा और किसे नुकसान हो सकता है? क्या मुस्लिम वोट अब भी पहले की तरह एकजुट है? ऐसे सभी सुलगते सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे आज के अपने खास कार्यक्रम में। वैसे तो दावे के साथ कोई नहीं कह सकता कि भारत में किस जाति की आबादी कितनी है। हमेशा सभी जातियां अपनी मौजूदगी को बढ़ा चढ़ाकर पेश करती हैं और उसी के आधार पर सत्ता में अपनी हिस्सेदारी भी चाहती हैं। यूपी की सवर्ण जातियों में सबसे मजबूत स्थिति में ब्राह्मण है, जिनकी तादाद 2 अंकों में है। कोई 10% का दावा करता है तो कोई 12% का। कुछ तो सूबे में ब्राह्मणों की तादाद 14% होने का भी दावा करते हैं। एक जमाने में यूपी में ब्राह्मण कांग्रेस के पारंपरिक वोटर हुआ करते थे। ये सूबे की राजनीति में ब्राह्मणों का दमखम ही था कि ब्राह्मण समुदाय से गोविंद बल्लभ पंत, कमलापति त्रिपाठी, सुचेता कृपलानी, हेमवती नंदन बहुगुणा, श्रीपति मिश्र और ND तिवारी मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। लेकिन 90 के दशक की मंडल कमंडल की राजनीति ने सभी समीकरणों को ध्वस्त कर दिया। सूबे का ब्राह्मण वोटर भी कांग्रेस से छिटककर बीजेपी के साथ जुड़ गया। यूपी की राजनीति का एक सच ये भी रहा है कि पिछले 3 विधानसभा चुनाव में जिस पार्टी का ज्यादा ब्राह्मण विधायक जीता, वही पार्टी सत्ता में आई। साल 2007 में मायावती ने अपनी सोशल इंजीनियरिंग में ब्राह्मणों को जोड़ा और प्रचंड बहुमत से सत्ता में आई। BSP के टिकट से 41 ब्राह्मण चुनाव जीते तो 2012 में साइकिल पर सवार होकर 21 ब्राह्मण विधानसभा पहुंचे और अखिलेश यादव को लखनऊ की गद्दी मिली। साल 2017 में कमल के चुनाव चिन्ह पर 46 ब्राह्मण चुनाव जीते और सूबे में बीजेपी की सरकार बनी। लेकिन इस बार ब्राह्मणों को अपने पाले में खींचने के लिए BSP, SP, BJP और कांग्रेस चारों पूरी ताकत के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि सूबे के ब्राह्मण किसके साथ खड़े होंगे। मैं देश के हर गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी क्षेत्र में रहता हो, इस स्थिति से बाहर निकालने के लिए जी जान से जुटा हूं।
भारतीय जनता पार्टी की हर बात झूठी है, इनके वादे जुमले हैं, इनका प्रचार झूठा है, इनकी विकास की तस्वीर झूठी है। हम महिलाओं को सचमुच सशक्त बनाना चाहते हैं। कभी यूपी की सियासत में ब्राह्मणों का सिक्का चला करता था, अब वो सूबे की सभी बड़ी पार्टियों के लिए एक बड़ा वोट बैंक बनकर रह गए हैं। आजादी के बाद से लेकर 80 के दशक तक यूपी में ब्राह्मण मजबूती से कांग्रेस के साथ खड़े रहे। ये सूबे में उनका वर्चस्व ही था जिसमें कांग्रेस को 6 मुख्यमंत्री ब्राह्मण समुदाय से बनाने पड़े। लेकिन मंडल कमंडल की राजनीति में ब्राह्मण वोट तेजी से बीजेपी की ओर खिसक गया। ये बड़ा स्पष्ट है कि अभी तक जो है, स्पेशली जब से कांग्रेस का डाउनफॉल हुआ उसके बाद ब्राह्मण वोट सीधे बीजेपी में शिफ्ट हो गया और अभी तक बीजेपी के साथ रहा है। 90 के दशक में जब राम लहर पर सवार होकर बीजेपी लखनऊ की सत्ता में काबिज हुई तो उसने ओबीसी समुदाय से आने वाले कल्याण सिंह और राम प्रकाश गुप्ता को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया। बाद में ठाकुर जाति से ताल्लुक रखने वाले राजनाथ सिंह का भी मुख्यमंत्री के लिए नंबर लग गया, लेकिन किसी ब्राह्मण समुदाय के शख्स को बीजेपी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बिठाया। इससे सूबे से ब्राह्मणों का मन बीजेपी को लेकर थोड़ा खट्टा होने लगा। ब्राह्मणों के भीतर चल रहे तूफान को मायावती ने अच्छी तरह भांप लिया और अपनी सोशल इंजीनियरिंग में ब्राह्मणों को जोड़ा। बीएसपी के मंच से नारा लगने लगा, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। साल 2007 में अपनी इसी सोशल इंजीनियरिंग के दम पर मायावती प्रचंड बहुमत से यूपी की सत्ता में आई। 2012 में समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने के लिए जमकर टिकट बांटे तो सूबे के ब्राह्मणों की पसंद भी साइकिल बन गई। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अखिलेश यादव पहुंच गए। 2014 में सूबे का ब्राह्मण वोट बीजेपी के साथ गया। सीएसडीएस और लोक नीति के आंकड़ों के मुताबिक 2014 लोकसभा चुनाव में 72% ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट दिया। 2017 के विधानसभा चुनावों में ब्राह्मणों का 80% वोट बीजेपी के खाते में गया। वहीं 2019 में ब्राह्मणों का 82% वोट बीजेपी को मिला। आंकड़े बताते हैं कि हाल के वर्षों में ब्राह्मणों का बीजेपी की ओर झुकाव लगातार बढ़ा है। ऐसे में राजनीतिक पंडितों को लगता है कि भले ही ब्राह्मण अभी बीजेपी से कुछ उखड़े उखड़े दिख रहे हों, लेकिन बीजेपी अपने परंपरागत वोटर्स को मनाने का हुनर भी अच्छी तरह जानती है। मुझे लगता है कि नाराजगी तो है, लेकिन बहुत बड़ा गुस्सा दिखाई नहीं पड़ता है। अभी नाराजगी है थोड़ी, लेकिन चुनाव आते आते ये नाराजगी कहीं ना कहीं ठंडी पड़ेगी और ब्राह्मणों का वोट इस बार भी बीजेपी के पक्ष में ही जाएगा। हो सकता है उस अनुपात में ना जाए जितना 2019 या 2017 के चुनाव में गया था। 2022 में यूपी का समर जीतने के लिए मायावती अपनी पुरानी सोशल इंजीनियरिंग को फिर धार दे रही हैं। ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने के लिए मायावती की पार्टी ने प्रबुद्ध सम्मेलन शुरू करवाया और बीजेपी को ब्राह्मण विरोधी बताते हुए हमला जारी है। इनको ये परेशानी होने लगती है कि ब्राह्मण समाज इकट्ठा ना हो जाए, फिर से एक तरफा कहीं बहुजन समाज पार्टी के साथ ना चला जाए। अगर चला गया तो जानते हैं कि कोई रोक नहीं सकता। ब्राह्मण समाज जिधर घूम जाएगा और जिधर इकट्ठा हो जाएगा, ये इनको मालूम है कि सरकार तो बना ही देगा। इतनी ताकत तो रखते ही। अखिलेश यादव के नजर भी सूबे के ब्राह्मण वोट बैंक पर है। समाजवादी पार्टी ने अपने ब्राह्मण एजेंडे को धार देने के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे महर्षि परशुराम की 108 फीट ऊंची मूर्ति लगवाने का ऐलान किया है। सूबे के दूसरे हिस्सों में भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता महर्षि परशुराम की मूर्ति लगाने के मिशन में जुटे हुए हैं। दूसरी पार्टियों से छिटके प्रभावशाली ब्राह्मण चेहरों को भी अपने साथ जोड़ने की मुहिम में समाजवादी पार्टी जुटी हुई है। अमूमन क्योंकि नहीं जाता रहा है समाजवादी पार्टी के साथ ब्राह्मण वोट, तो वहां तो जाएगा जहां ऐसा कैंडिडेट उन्हें दिखेगा कि हाँ भाई ये भाजपा को हरा सकता है। वहीं कांग्रेस तूफानी रफ्तार से जाति कार्ड की जगह जेंडर कार्ड को आगे बढ़ाने में जुटी हुई है। यह कांग्रेस की एक ऐसी रणनीति है जिसमें सभी जातियों की महिलाएं शामिल हैं। पिछले 32 साल से कांग्रेस यूपी की सत्ता से बाहर है। सूबे में कांग्रेस के आखिरी मुख्यमंत्री थे नारायण दत्त तिवारी। उसके बाद कोई ब्राह्मण नेता लखनऊ की गद्दी पर नहीं बैठ पाया। जिस बीजेपी को ब्राह्मण और बनिया की पार्टी कहा जाता था, उसने भी कभी किसी ब्राह्मण चेहरे को
मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठाया, जिसका मलाल पूरे सूबे के ब्राह्मणों को है। यूपी की कास्ट पॉलिटिक्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड के खांचों में बटी हुई है। पिछड़ी जातियों के बीच भी आपसी वर्चस्व के लिए तनातनी जारी है। पिछले कुछ वर्षों में बीजेपी ने प्रदेश के लोगों के दिमाग में ये बात बिठा दी है कि समाजवादी सिर्फ यादवों और मुस्लिमों की पार्टी बनकर रह गई है। इस बार ओबीसी में सबसे बड़ी जाति यादवों को अपने पाले में खींचने के लिए बीजेपी ने भी गोटियां फेंक दी हैं। योगी सरकार में गिरीश चंद्र यादव को जगह मिली। इटावा के हरनाथ यादव को बीजेपी ने राज्यसभा भेजा है, तो सुभाष यदुवंश जो पहले बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्हें प्रदेश संगठन में जगह दी गई है। महीने भर पहले बीजेपी ने यादव सम्मेलन किया। ऐसी कोशिशों के जरिए सूबे के यादव वोट बैंक में लगातार चुंबक लगाने की कोशिशें जारी हैं। बीजेपी सूबे के यादव समुदाय के वोटरों को भरोसा देने में जुटी है कि वो उसके लिए अछूत नहीं है। यादव समुदाय को बीजेपी भी वो सब कुछ दे सकती है जो उन्हें समाजवादी पार्टी के दौर में मिला है, लेकिन बीजेपी ये दांव बड़ी सावधानी से चल रही है, क्योंकि पार्टी के रणनीतिकार अच्छी तरह से जानते हैं कि यादवों को ज्यादा तरजीह मिलने पर ओबीसी समुदाय की कुछ दूसरी जातियों के बिदकने का खतरा है। ये यूपी में यादव वोटर्स का दम ही है कि मुलायम सिंह 3 बार सूबे के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। उनके बेटे अखिलेश यादव भी 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे और इस बार बीजेपी को सीधी चुनौती देते दिख रहे हैं। यूपी में यादव वोटर्स की तादाद करीब 8% है। ओबीसी में इनकी हिस्सेदारी करीब 20% है। मंडल कमंडल के उफान में मुलायम सिंह ने अपने लिए एक नया वोट बैंक गढ़ लिया। इसमें यादव और मुस्लिम मजबूती से समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हो गए। देखिए, यादव वोटरों का तो मुझे नहीं लगता है कि अखिलेश से कहीं और शिफ्ट होकर जाएगा और इस बार ज़्यादा मजबूती से जाएगा। यस, ऐसा पहले भी होता रहा है कि देखिए, कोई भी 100% वोट तो किसी भी पार्टी का, किसी जाति का किसी पार्टी के साथ नहीं जाता है और यादव वोट भी एक छोटे से नंबर में जाता रहा है बीजेपी के साथ भी। इस बार मुझे नहीं लगता कि अखिलेश का वो जो सॉलिड बैकिंग है यादवों की, वो कहीं और जाएगी, वो टिकी रहेगी अखिलेश के साथ। 2012 में मायावती को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव करते हुए यादव और मुस्लिम वोटर्स को मजबूती से पकड़े रखने के साथ सूबे के युवा वोट बैंक में चुंबक लगाने के लिए अखिलेश यादव को आगे कर दिया। कभी कंप्यूटर और अंग्रेजी का विरोध करने वाली पार्टी ने मुफ्त लैपटॉप और टैबलेट देने का वादा किया। ऐसे में सिर्फ जाति के जोड़ तोड़ से सत्ता में पहुंचने का ख्वाब देखने वालों पर जाति प्लस बदलाव का फॉर्मूला भारी पड़ा। प्रचंड बहुमत से अखिलेश मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। लोकतंत्र में न सत्ता स्थायी होती है, न हार जीत के लिए कभी कोई एक फॉर्मूला चलता है। साल 2014 में मोदी सुनामी में यूपी में जात पात के सभी समीकरण ध्वस्त हो गए। माना जाता है कि सूबे के यादव वोट बैंक का भी एक हिस्सा बीजेपी के खाते में गया। अखिलेश यादव के कोर वोट बैंक में सेंधमारी के लिए बीजेपी न सिर्फ संगठन में यादव चेहरों को तरजीह दे रही है, बीजेपी ने अक्टूबर में यादव सम्मेलन के जरिए सूबे के यादवों को अपनी ओर खींचने की कोशिश भी की है। यादव को भी लोग पीट देते थे, मुकदमा कायम नहीं होता था, मैं देखता था। नाम नहीं लेना चाहता हूं मैं। ऐसे सरकार चलाएंगे? क्या आपकी सरकार है? ये व्यवस्था से सरकार चलती है मित्रों, और सिस्टम से। ये मेरी आइडियोलॉजी है कि गरीब का सम्मान होना चाहिए और शासन व्यवस्था से चलता है, कानून से चलता है। बीजेपी का पूरा फोकस ओबीसी कैटेगरी में आने वाले गैर यादव जातियों पर है, जो पिछले कुछ वर्षों में बीजेपी के साथ तेजी से जुटी हैं और समाजवादी पार्टी की सरकार में यादवों के वर्चस्व से चिढ़ी रही हैं। ऐसे में यूपी के सियासी नब्ज टटोलने वाले राजनीतिक पंडितों और पत्रकारों का मानना है कि अभी भी यादव वोटर समाजवादी पार्टी के साथ मजबूती से खड़े हैं। इन चुनाव में तो समाजवादी पार्टी मजबूती से उभर कर आ रही है
और ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी ही बीजेपी को टक्कर दे रही है। ऐसी स्थिति में तो यादव वोट और भी गोलबंद होंगे समाजवादी पार्टी के साथ, अगर हम पहले के चुनाव से तुलना करें तो इस बात का तो सवाल ही नहीं उठता है कि यादव वोटर समाजवादी पार्टी को छोड़ करके बीजेपी को वोट करेंगे। अखिलेश यादव अच्छी तरह जानते हैं कि राजनीति में सिर्फ हार या जीत होती है, सांत्वना पुरस्कार जैसी चीज बिल्कुल नहीं होती है, और जीत सुनिश्चित करने में एक एक वोट अहम किरदार निभाता है। इसीलिए वो अपने कोर वोट को एकजुट रखने के साथ लगातार जाति आधारित छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन कर रहे हैं। अखिलेश यादव कुछ जातिगत छोटी छोटी पार्टियों को एकजुट कर अपनी पार्टी को सत्ता में पहुंचाने की कवायद में जुटे हुए हैं। फिलहाल समाजवादी पार्टी का ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, केशव देव मौर्य के महान दल, संजय चौहान की जनवादी पार्टी, कृष्णा पटेल की अगुवाई वाली अपना दल कमेरावादी के साथ गठबंधन है। इन सभी गठबंधनों के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच दोस्ती से समीकरण बदलने के कयास लगाए जा रहे हैं। साल 2013 में पश्चिमी यूपी में हुए दंगों के बाद जाट वोटर बीजेपी के साथ चले गए थे। नतीजा ये रहा कि 2014 में अजीत सिंह और उनके पुत्र जयंत चौधरी भी अपनी सीट नहीं बचा पाए थे। अब अजीत सिंह इस दुनिया में नहीं है, उनकी राजनीति भी बहुत हद तक हवा के साथ बहने वाली थी। पश्चिमी यूपी के सामाजिक समीकरणों में 3 समुदायों का वर्चस्व रहा है। पहला जाट, दूसरा दलित, उसमें भी जाटव, और तीसरा मुस्लिम। कभी पश्चिमी यूपी में जाट समुदाय का इतना दबदबा था कि इस इलाके को जाट लैंड कहा जाता था। जाट आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक हर तरह से मजबूत स्थिति में थे। क्षेत्र के दलित समुदाय पर उनका अच्छा खासा प्रभाव था, लेकिन मायावती के दौर से ही जाट समुदाय के दबदबे को चुनौती देने लगे हैं। अब सवाल उठता है कि क्या जाट समुदाय बीजेपी के साथ बना रहेगा या अखिलेश और जयंत चौधरी की अगुवाई वाले गठबंधन के साथ जाएगा? कहीं जाट समुदाय के साथ आने से क्षेत्र का मुस्लिम वोटर समाजवादी पार्टी से छिटक तो नहीं जाएगा? मेरठ की धरती क्रांतिकारी धरती है। पश्चिमी यूपी में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की दोस्ती से समीकरण बदल गए हैं। भले ही यूपी में जाट समुदाय की आबादी करीब 2% हो, लेकिन पश्चिमी यूपी के 136 विधानसभा सीटों में से 55 में जाट वोट मायने रखता है। वहां मुसलमानों की आबादी 30% से अधिक है। अगर इस क्षेत्र में जाट मुस्लिम वोट को जोड़ दिया जाए तो ये करीब 40% बैठता है। जयंत चौधरी को उम्मीद है कि क्षेत्र में उनकी सभी बिरादरी को जोड़ने की मुहिम रंग लाएगी, जिसका फायदा समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन को मिलेगा। देखिए, आपने देखा हमारी जो मीटिंग थी, लाल टोपी पहनी है और लोक दल का झंडा हाथ में है, तो इस तरह का एक वातावरण हम बनाने में कामयाब रहे और हमारा कार्यकर्ता ये गठजोड़ चाहता है, उनका कार्यकर्ता भी ये गठजोड़ चाहता है। तो जब इस तरह से भावना बनेगी तो फिर सिंबल का ज़्यादा फर्क नहीं होता, कोई उस सीट पे कौन सा सिंबल है। सवाल ये है कि एक संयुक्त लड़ाई है, साझी लड़ाई है, साझा मंच है और हम लोग एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं और एक दूसरे के दल के कार्यकर्ता का पूरा सम्मान सरकार में रखा जाए। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों ने पश्चिमी यूपी का पूरा सियासी समीकरण बदल दिया। दंगों के समय मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अखिलेश यादव थे। उस दौर में पश्चिमी यूपी में जाटों के बड़े नेता हुआ करते थे अजीत सिंह। जाट और मुस्लिम साथ साथ हुआ करते थे, पर दंगों के बाद हुए ध्रुवीकरण में जाट समुदाय बीजेपी की ओर शिफ्ट हो गया। 2012 के विधानसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी की 136 सीटों में से 20 पर बीजेपी को कामयाबी मिली, तो 2017 में बीजेपी की सीटें बढ़कर 103 पर पहुंच गईं। तो बीजेपी ने भी जाट समुदाय के उम्मीदवारों को टिकट देने से लेकर मंत्री बनाने तक में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक अंदेशा ये भी जताया जा रहा है कि पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन का खामियाजा कहीं बीजेपी को भुगतना न पड़े। लेकिन अब मोदी सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर और किसान आंदोलन खत्म करवाकर हलधरों की नाराजगी को दूर करने की कोशिश की है।
ये तो निश्चित है कि बीजेपी को जाटों का वोट उतना नहीं मिलेगा जितना पहले मिलता आया, तो जाट वोट बीजेपी की तरफ से खिसकेगा। दरअसल राष्ट्रीय लोकदल की राजनीति भी कई नावों वाली रही है। साल 2002 के विधानसभा चुनावों में आरएलडी ने बीजेपी से गठबंधन किया और 14 सीटें जीती। साल 2007 में अपने दम पर आरएलडी को 10 सीटें मिली, तो 2012 में कांग्रेस के साथ गठबंधन में 9 सीटों पर कामयाबी मिली। लेकिन 2017 में आरएलडी सिर्फ 1 सीट पर सिमट गई। आज अगर उन लोगों के नज़र में मैं एक टफ डिसीजन ले रहा हूँ, तो कल मेरा निर्णय क्यों बदलेगा? उसका आधार क्या होगा? किसानों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ मैं कैसे भूल जाऊं? लखीमपुर की घटना को कैसे भूल जाऊं? जो इनकी वादा खिलाफी थी वो कैसे भूल जाऊं? जिस सांप्रदायिकता के खिलाफ मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं, लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं, अब दोबारा उस ध्रुवीकरण के मंच पे मैं कैसे चला जाऊं? साल 2019 के लोकसभा चुनाव में चौधरी अजीत सिंह और उनके पुत्र जयंत चौधरी दोनों अपनी सीट तक नहीं बचा पाए। अब जयंत चौधरी की अगुवाई में आरएलडी अपने पुराने फॉर्मूले पर लौट आई है। लेकिन सवाल उठ रहा है कि कहीं जयंत और अखिलेश की दोस्ती से पश्चिमी यूपी के मुस्लिम समाजवादी पार्टी से किनारा न कर लें। मुझे कोई वजह नहीं लगती कि जयंत के खिलाफ या अखिलेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष जाएगा। ये बात अलग है कि जहां पर कांग्रेस के कुछ कैंडिडेट हैं जो कि बेहतर लगते हैं उनको, तो वो उनके पक्ष में जा सकते हैं। यूपी की आबादी में मुस्लिम वोटर्स की तादाद करीब 20% है। सूबे में विधानसभा के 403 सीटों में से 143 पर मुस्लिम मतदाता अपना असर रखते हैं, जिसमें से 70 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 30% के बीच है। 73 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिमों की आबादी 30% से अधिक है। 35 सीटों पर तो मुस्लिम अपने दम पर उम्मीदवारों को विधानसभा भेजने की ताकत रखते हैं। कभी सूबे में मुस्लिम उम्मीदवारों की पहली पसंद कांग्रेस हुआ करती थी। 1990 के दशक में कांग्रेस के मुस्लिम वोट बैंक में समाजवादी पार्टी ने सींध लगा दी। बाद में मुस्लिम समुदाय ने अपना वोट हर उस संभावित समीकरण को दिया जो बीजेपी को टक्कर देने की स्थिति में था। यूपी के चुनावी अखाड़े में इस बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने भी उतरने का ऐलान किया है। अब मुस्लिम वोट बैंक पर यूपी के सियासी अखाड़े में खड़ी सभी पार्टियां उम्मीद के साथ देख रही हैं। एक दौर था जब सूबे का मुस्लिम वोट एकजुट हुआ करता था। कांग्रेस ने सवर्ण, दलित और मुस्लिम वोट के दम पर दशकों सूबे पर राज किया। 1990 के दशक में बीजेपी, BSP और समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के वोट में सेंधमारी की। दलित वोट BSP की तरफ शिफ्ट हुआ, सवर्ण वोट BJP की तरफ, तो मुस्लिम वोट बैंक का बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी की तरफ। पिछले कुछ वर्षों में केंद्र में नरेंद्र मोदी और यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जिन नीतियों को आगे बढ़ाया, उसका फायदा गरीब मुस्लिम परिवारों को भी मिला। कुछ हद तक मुस्लिमों का मन बीजेपी को लेकर बदलने लगा। दलित वोटरों को लेकर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। सवाल उठ रहा है कि क्या दलित वोटर अब भी BSP के साथ मजबूती से खड़ा है या उसके अंदर भी बंटवारा हो चुका है? यूपी की आबादी में दलित वोटर्स की तादाद करीब 19% है, जिसमें से जाटव समुदाय की हिस्सेदारी लगभग 50% है। ये एक इकलौता ऐसा दलित समुदाय है जिसके बड़े हिस्से को बीजेपी अपने साथ लाने में कामयाब नहीं हो पाई है। जाटव समुदाय का बड़ा हिस्सा अभी भी मायावती की बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा है। अभी जो है वो ठीक है, जाटव वोट उनके साथ रहेगा, लेकिन बाकी जो बिखरेगा, ये भी मानना सही है कि वो सपा को इजीली नहीं जाएगा। सपा से ज़्यादा जो दलित वोट है वो भाजपा को भी जा सकता है, जो बिखरेगा मायावती से। और कुछ कई जगह कांग्रेस को, मैंने बताया जैसे कांग्रेस का उन्हीं जगह इस तरीके का वोट शिफ्ट होगा कांग्रेस की तरफ, जहां लोगों को दिखेगा कि हाँ भाई, ये कैंडिडेट में क्षमता है भाजपा को हरा देने की। पश्चिमी यूपी में मायावती की दलित राजनीति को बीजेपी भी कड़ी चुनौती देने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है। इसके लिए बीजेपी बेबी रानी मौर्य को जाटव समुदाय से आने वाली नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रही है। दलित भी बहुत खासे खुश नहीं है। दलित भी तो काश्तकार हैं, दलितों की भी तो नौकरियां गई हैं।
उनके लोग भी तो बीमारी में मरे हैं। तो मुझे ये लगता है कि दलित वोट के पर लड़ाई होगी भाजपा में, और ये जो गठबंधन है उसमें दलित वोट पे लड़ाई होगी, और दलित वोट जिस तरफ जाएगा वही मुझे लगता है आगे निकलेगा। मायावती की दलित राजनीति को अब चुनौती चंद्रशेखर आजाद जैसे युवा दलित नेता दे रहे हैं। पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों में चंद्रशेखर की भीम आर्मी का अच्छा खासा प्रभाव है। खासतौर से युवाओं में उनकी आजाद समाज पार्टी की सियासी हसरतें भी हिलोरे मार रही हैं। वहीं बीएसपी संस्थापक कांशीराम की छोटी बहन और भांजे ने मायावती के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सूबे में दलितों की नुमाइंदगी का दावा करने वाले दर्जनों संगठन खड़े हो चुके हैं। ऐसे में सूबे के दलित वोटर पारंपरिक ढर्रे पर आगे बढ़ते हुए मतदान करें, इसके चांस बहुत कम दिख रहे हैं। दलित वोट बैंक में समाजवादी पार्टी भी सेंधमारी की फिराक में दिख रही है। हाल ही में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की मेरठ की परिवर्तन संदेश रैली में चौधरी चरण सिंह के साथ साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भी तस्वीर दिखी थी, जिसके सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। एक और बीजेपी विकास के एजेंडे के जरिए सोच ईमानदार और कामधंदार के नाम पर वोट मांग रही है, तो दूसरी ओर भीतर खाने जातीय समीकरणों को साधने का भी कोई मौका नहीं छोड़ रही। पूर्वांचल में विकास के नाम पर वोट मांग रही है, तो पश्चिमी यूपी में दलित वोटरों को साधने के लिए राज्यपाल पद से इस्तीफा दिलवाकर बेबी रानी मौर्य को आगे कर दिया है। किसानों की नाराजगी खत्म करने के लिए मोदी सरकार पहले ही कृषि सुधार से जुड़े 3 कानूनों को रद्द कर चुकी है। आम लोगों को एक्सप्रेस वे से लेकर एयरपोर्ट तक के जरिए सुनहरे भविष्य का सपना दिखाया जा रहा है। साथ ही बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस के हर उस चेहरे को अपने पाले में मिलाने की कोशिश में जुटी है जो खास जातियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आज की तारीख में यूपी के चुनावी अखाड़े में जातियां बिल्कुल कैरम बोर्ड पर गोटियों की तरह बिखरी हुई हैं और सियासी पार्टियां स्ट्राइकर की भूमिका में हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या यूपी के लोग इस बार भी जाति के आधार पर ही अपने विधायकों का चुनाव करेंगे या कोई चौंकाने वाला फैसला सुनाकर राजनीतिक पंडितों को दंग कर देंगे। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे मुद्दे के साथ जिसे जानना और समझना हम सब के लिए बहुत जरूरी होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप निष्पक्ष खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।